मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने नशीले पदार्थों के बारे में बात की थी और लास्ट जहाँ तक मुझे ज्ञात है जो बात अपनी चली थी वो नशीले पदार्थ अन्य नशीले पदार्थों की श्रेणी में बात हुई थी, जिसमें कोकीन, मार्फिन, हेरोइन, इन सब के बारे में हमने बातें की थी। और अगली हेडिंग भी मुझे याद है कि मैंने लगवा भी दी थी आपको, और वो थी दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग। अगली जो अपने इस यूनिट की जो हेडिंग है वो है दवाओं का दुरुपयोग। उपयोग होना चाहिए लेकिन क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। अब बात आती है कौन कौन सी दवाएं हैं। वैसे मैंने बहुत सारी है लेकिन मैं कुछ दवाओं की बात कर रहा हूँ आपके सामने। एक तो मॉर्फिन है। कौन सी है? मॉर्फिन। दूसरी बात करूँ तो नाइट्राजिपाम है। नाइट्राजिपाम है। तीसरी अगर बात करूँ तो डाइजीपाम है। एक और डाइजीपाम। इसके अलावा बात करूं तो हेरोइन है। कोरेक्स तो है ही लेकिन आपकी किताबों में नहीं आई हुई होगी, हालांकि इसे बैन भी किया गया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है जो अभी काफ़ी प्रचलित हुई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन ये हालांकि मलेरिया के रोग के उपचार में काम में ली जाती थी, जिसे भारत सरकार ने पहले बैन भी किया था इस अत्यधिक उपयोग के कारण। लेकिन अभी कोविड-19 में इसका काफ़ी प्रचलन आया है और काफ़ी WHO ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन काफ़ी लाभकारी है कोविड-19 में। मॉर्फिन, नाइट्रोजिपाम, डाइजीपाम, हेरोइन, कोरेक्स और भी बहुत सारी है दवाइयाँ। मैं कुछ दो चारों की बात कर रहा हूँ आपके सामने। इन दवाओं का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और वो नशे के लिए। अब बात आती है कि क्यों हो रहा है दुरुपयोग। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों हो रहा है, तो अवसाद के लिए या फिर अपने आनंद की अनुभूति के लिए, या फिर मैं कह दूं कि मानसिक तनाव जो होता है उसको कम करने के चक्कर में ऐसा किया जाता है। हालांकि होता कुछ भी नहीं है मानसिक तनाव कम। अब बात आती है कि ये दवाएं मिलती कैसे हैं। तो जो डॉक्टर अपने को पर्ची लिखता है उस पर्ची पर अपन भी देखते हैं कई बार। अब एक आम बात हो गई अपने घर में भी अगर बात करें तो पैरासीटामोल एक आम टैबलेट रखते हैं। किसी भी प्रकार की अपने बीमारी क्यों नहीं हुई घर में, अपन तुरंत एक टैबलेट किसी डॉक्टर से सलाह नहीं करते हैं और तुरंत ले भी लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स है जो किसी न किसी रूप में आपके शरीर में कोई न कोई इफ़ेक्ट ज़रूर करती है। आपको लगता होगा, और सभी मेडिकल्स कंपनी की जो बातें आती है और सभी कंपनियां ये दावा करती है कि कोई भी दवाई इफ़ेक्ट नहीं डालती है बॉडीज़ को, लेकिन एक भी ऐसी नहीं है, केवल आयुर्वेदिक को छोड़कर। मैं बात नहीं कर रहा हूँ आयुर्वेदिक के बारे में। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो अपने बॉडी में किसी न किसी रूप में इफ़ेक्ट नहीं डालती हो। हाँ, हो सकती है वो गौण रूप से डाल रही है, आपके सामने नहीं आ रही है, लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है। और होता क्या है कि लोग डॉक्टर से, क्योंकि कुछ ऐसी दवा है जिनको उपयोग में लेने के लिए डायरेक्ट मेडिकल नहीं दे सकता है। जब किसी डॉक्टर का पर्चा लिखा हुआ होता है तो उसी पर ही कुछ दवाइयाँ होती है जो मिलती है डायरेक्ट। अगर मैं और आप अगर मेडिकल शॉप पर जाएं और कह दें कि हमें ये मेडिसिन चाहिए तो नहीं दी जाती है। लेकिन करते क्या है, लोग बहुत एडवांस है
और वो डॉक्टर के द्वारा पर्ची पर लिखवा लेते हैं। 5 टैबलेट्स लिखी होती है तो वो किसी मिलने वाले शॉप के पास जाते हैं और वो उससे 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जा रहा है, ये एक प्रोफेशनली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। ये सारी दवाएं जो मैंने आपके साथ बात की है, यानी दवाओं की जो पर्ची पर डॉक्टर लिख के देता है, उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब क्यों किया जाता है ये भी मैंने आपके साथ बात कर ली कि तनाव, अवसाद या फिर इन चीज़ों को कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। हालांकि होता भी कुछ नहीं है कम। और अपना शरीर जो है वो किसी भी चीज़ के प्रति, अगर आप 8 से 10 दिन के लिए किसी चीज़ के प्रति आप उसको डालेंगे तो 10वां दिन या फिर 11वां दिन जो होगा वो उस चीज़ के प्रति आदी हो जाएगा। अपनी बॉडी की ये एक फिलोसॉफी होती है। तो ये बात थी दवाओं के दुरुपयोग को लेकर। अब बात जो करूँगा मैं आपके आगे वो रहेगी आपके, इसमें भी देखो एक बात करूँ तो आप, ये तो है ही, इसके अलावा लोग क्या करते हैं, दवाओं के अलावा भी कुछ गैर पदार्थ होते हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं लेकिन गैर उपयोगी होते हैं अपने लिए। लोग नशे के लिए कुछ गैर उपयोगी पदार्थों का भी क्या करते हैं, दैनिक जीवन में काम है लेकिन अपने शरीर में उपयोगी नहीं होते हैं, गैर पदार्थों का भी क्या करते हैं, सेवन करते हैं। पूछ ले ऐसे कौन कौन से। तो देखो, एक तो जूते चिपकाने वाला जो गोंद होता है ना, जूते चिपकाने वाला गोंद, या फिर जूते चिपकाने वाला गोंद नहीं है वो, तो आपने कभी साइकिल का जो पंचर निकालने वाली एक ट्यूब आती है आपने देखी होगी, उस ट्यूब को भी लोग क्या करते हैं, उस ट्यूब में जो मटेरियल होता है उसको भी क्या करते हैं लोग जलाकर और एक नशे के रूप में उसका यूज करते हैं। तो जूते चिपकाने वाला गोंद। दूसरी अगर बात करूं, नेल पॉलिश। नेल पॉलिश काफ़ी अच्छी सुगंध आती है इसकी, किसी ने ट्राई किया हो तो, लेकिन करना मत। जूते चिपकाने वाला जो गोंद, दूसरा नेल पॉलिश, तीसरे की अगर बात करूं तो गैसोलीन, इसके अलावा अगर बात करूं तो अपन लिख सकते हैं मार्कर इंक, जो अपन मार्कर चलाते हैं, मार्कर इंक कह दूं, मार्कर इंक ध्यान रखना। इसके अलावा भी आपकी किताबों में कुछ मिलेगा, ज़रूर आप उसको नोट कर लें। बहुत सारे ऐसे गैर उपयोगी पदार्थ हैं जिनका कई लोग नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग लेते हैं। अब बात करेंगे अपन, और आपको पता ही है नशा अगर किसी भी प्रकार का है तो वो आपको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सदैव प्रभावित करता रहे। ऐसा नहीं है कि किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने से आपकी समाज में प्रतिष्ठाएं बढ़ेगी, कदापि ऐसा नहीं होता है। ये बातें थी जो आपको मानव स्वास्थ्य के साथ साथ नशीले पदार्थों की बात की हमने। इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य में एक चीज़ आम बात हो गई आजकल, जो होती है खाद्य पदार्थों में मिलावटों को लेकर। आज का मानव इतनी तुच्छ सोच पर बैठ चुका है कि वो अपने मुनाफे के लिए दूसरे के जीवन से काफ़ी खिलवाड़ कर चुका है या कर सकता है। तो अपनी अगली जो हेडिंग बनती है वो होगी खाद्य पदार्थों में मिलावट व उसके दुष्प्रभाव।
ये अपनी हेडिंग रहेगी, खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसके दुष्प्रभाव। क्लियर है? अब आपसे बात पहले ही यही पूछी जा सकती है, ऐसा क्यों किया जाता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट क्यों की जाती है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, या पूछ ले आपसे मिलावट किसे कहते हैं, तो किसी भी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरी पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना या बढ़ाने, या किसी भी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरी पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने, या उसके बाद मैं ये कह सकता हूं उसके या उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, यानी 1 किलो कोई सामान ले रहे हैं, दुकानदार के पास आधा किलो है और वो सस्ते भाव में देना चाहता है, तो वो क्या करता है, कुछ गैर पदार्थों को मिला देता है, जिसके कारण उसकी 1 किलो बन जाती है आधा किलो की, और वो सस्ते भाव में अपने को, और अपन इस समय में सबसे ज़्यादा जो लोग पीछे भागते हैं वो सस्तापन के पीछे भागते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, किसी भी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरी पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना या उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के उद्देश्य से, बढ़ाकर सस्ते दामों में उपलब्ध करवाना, वैसे आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार बढ़ाने के उद्देश्य से वस्तुओं में कुछ सस्ती या गैर जरूरी पदार्थों की मात्रा डाल दी जाती है, जो मिलावट कहलाती है। करते क्या है कि अपने अच्छे मुनाफे के लिए वो क्या करते हैं, कुछ लोअर क्वालिटी की जो वस्तुएं होती है उनको मिला देते हैं। हालांकि ये बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत अधिक कर दिया है कि कुछ रसायनों का उपयोग करने लग गए हैं, और ये रसायन मानव जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए लोग उनका खुलेआम व्यापार करते जा रहे हैं। तो अब समझ में आ चुका होगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में जो ज़रूरी नहीं है अपने शरीर के लिए या फिर अपनी वस्तु के लिए ज़रूरी नहीं है, उनमें उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है, या फिर किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए और उसको सस्ता उपलब्ध करवाने के चक्कर में क्या करते हैं लोग, पदार्थों की मात्रा, कुछ सस्ते पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा डाल देते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिलावट कहलाती है। अब बात करता हूँ मैं मिलावट के परिणाम क्या होते हैं। बात पूछ ले आपसे कि मिलावट के क्या परिणाम। देखो मिलावट में क्या होता है, एक तो जो वस्तु की मेन गुण होती है उन गुणों में तो कमी होती ही होती है, उसके साथ साथ क्या करते हैं भाई, उनके साथ साथ अपने में क्या हो जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो क्या होता है कि वस्तु की गुणवत्ता में कमी आती है। वस्तु की गुणवत्ता में क्या आती है भाई, कमी आती है। इसी के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है भाई, मानव जो स्वास्थ्य है उस पर भी क्या होता है, मानव
स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। क्लियर है? दो चीज़ें होती है, एक तो वस्तु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और दूसरा मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी क्या होता है भाई, प्रभावित होता है। ये दो चीज़ें रहती है ज़्यादातर मिलावट का। अब मिलावट किस प्रकार की हो सकती है ये भी तो जानना जरूरी है अपने लिए। तो वर्तमान समय में हम सबसे ज़्यादा, अभी लेटेस्ट की बात करूं तो गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हम किसका उपयोग करते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या होता है उसकी बात करता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स, जिसे सामान्य भाषा में आप ठंडा भी कहते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं, एक तो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, इसके साथ साथ बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल कह दूं या फिर एथिलीन ग्लाइकोल कह दूं, एक ही चीज़ है, एथिलीन ग्लाइकोल। एक बार फिर देख लीजिएगा, बात किसकी कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की करते हैं। इसमें फास्फोरिक एसिड भी होता है, बोरिक एसिड भी होता है, बेंजोइक अम्ल भी होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, एथिल ग्लाइकोल भी होता है। इसकी क्या की जाती है, मिलावट की जाती है। आगे बात करता हूँ, इसके अलावा इसमें क्या होता है, पीबी होता है, लेड, सीसा जिसे कहते हैं अपन। इसके अलावा क्या होता है, सीसा की मात्रा होती है। और ये सभी के सभी, मेनली मैं बात सीसा की करूँगा लेकिन ये इसके साथ काम करते हैं। तो सीसा जो होता है अपनी मस्तिष्क पर यानी ब्रेन पर क्या करता है, प्रभाव करता है। साथ ही साथ किडनी पर भी करता है लेकिन मस्तिष्क को काफ़ी डैमेज करता है। धीरे धीरे पीबी की जो मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो फिर मानसिक जो विकृति होती है या फिर मन जो मानसिक संतुलन है और स्मरण शक्ति होती है, इन दोनों में क्या होता है भाई, प्रभावित होता है। इसके अलावा देखो, एक तो मस्तिष्क करता है, किडनी करता है और लीवर, तीनों जो पीबी है ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है। कोल्ड ड्रिंक्स में आपसे मिलावट पूछ ले तो फास्फोरिक एसिड की जा सकती है, बोरिक एसिड की जा सकती है, बेंजोइक एसिड की जाती है, एथिलीन ग्लाइकोल की जा सकती है और पीबी की जा सकती है। ये सभी के सभी क्या करते हैं, मेनली तो बात मैं शीशे की कर रहा हूँ। शीशा क्या करता है, मस्तिष्क और लीवर को डैमेज करता है, लेकिन ये सारे के सारे इसके साथ साइलेंट रूप में रोल अदा करते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो दूध में क्या किया जाता है, दूध में मिलावट की बात करूं, दूध तो आप पता ही है कि दूध में सर मिलावट कैसे होती है। पानी एक आम बात है, इससे अलावा भी दो लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं। क्या करते हैं, एक तो यूरिया, दूसरा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का मतलब जो सोडा आप कपड़े धोने के लिए काम में लेते हैं, डिटर्जेंट। तीसरे की बात करूं मैं आपके साथ, यूरिया, डिटर्जेंट, पानी तो है ही, इनके द्वारा देखो आर्टिफिशियल रूप से भी मिल्क निर्मित किया जा सकता है। पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल कह दूं मैं। चौथा, जो अपन ये बैनर छपवाते हैं ना, इन पर कलर आता है वाइट कलर का, वो पोस्टर या पोस्ट कलर कह दो, एक ही बात है, पोस्टर कलर। अगला कह दो मैं रिफाइंड, ये सारे के सारे मिलकर क्या कर सकते हैं, एक संश्लेषित दूध बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मिल्क का निर्माण किया जा सकता है। जनरली जो मिल्क होता है वो क्या एनिमल से प्राप्त होता है अपने को, और ये क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियल क्या किया जा सकता है, दूध का निर्माण किया जाता है। और हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की मिलावट काफ़ी देखी मिल रही है। आज आम बात हो चुकी है ये यूरिया, डिटर्जेंट, पानी, पोस्टर, कलर और रिफाइंड की बात कर रहा हूँ मैं मिल्क के अंदर।
अब बात करूंगा मिर्ची मसाले जो अपने होते हैं, इसके अलावा जो धान होते हैं या फिर मैं कह दूं जो बीज होते हैं, उनमें किस प्रकार की जो मिलावट होती है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सरसों के बीज में। सरसों के बीज में देखो आर्जिमोन के बीज होते हैं, उनको मिलाया जा सकता है। काली मिर्च है, काली मिर्च में किसको मिलाया जा सकता है भाई? पहला अगर बात करूं मैं सरसों के बीज, राई जो होती है ना उसमें भी बात ऐसा ही हो सकता है। सरसों के बीज में, सरसों के बीज में क्या मिलाया जाता है? आर्जिमोन के बीज मिलाए जाते हैं, आर्जिमोन के बीज मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे की अगर बात करूं, सरसों के तेल की बात करूं, सरसों के तेल की, तो सरसों के तेल में पाम ऑयल मिलाया जाता है, पाम ऑयल, क्लियर है। फिर बात करूं मैं किसकी? काली मिर्च, ब्लैक पेपर की। तो काली मिर्च में क्या करते हैं? पपीते के बीज मिलाते हैं, पपीते के बीज। सरसों के बीज में आर्जिमोन, सरसों के तेल में पाम ऑयल या रिफाइंड ऑयल, एक ही बात है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं हल्दी का, तो देखो हल्दी का जो पाउडर होता है, हल्दी पाउडर कह दो, मसाला है एक प्रकार का। हल्दी पाउडर जो होता है वो पीले रंग का होता है, पीला रंग लेड क्रोमेट जो होता है उसको मिलाया जाता है, ये केमिकल है लेड क्रोमेट। इसका भी रंग हल्दी के समान ही होता है। अगर मिर्ची की बात करूं तो मिर्ची में अपन बात कर सकते हैं किसकी? जो लाल मिर्च होती है उसमें क्या किया जाता है भाई? लाल मिर्च के अलावा अगर बात कर लूं मैं किसकी? दाल की। दालों में अगर मिलावट बात करूं तो दालों में खसरी दाल मिलाई जाती है। दाल में अगर मिलावट पूछ ले तो खसरी दाल। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ जानते हैं, मिलावट किया जा सकता है। अब मसालों में जैसे मैं धनिया की बात करूं तो धनिया में क्या किया जाता है? लकड़ी का बुरादा भी मिलाया जाता है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में। मिर्ची में भी क्या होता है? बुरादा मिलाया जाता है, लेकिन अपन बात करते हैं तो वो कह देता है कि ये डंठल है मिर्ची का, कोई जो साथ में पिस गया हो। ऐसी कुछ बातें आपके सामने दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। सफ़ेद जो गोभी होती है उसको ऊपर से सफ़ेद रखने के, फूल गोभी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, सफ़ेद रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, ये भी एक सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद गोभी, फूल गोभी कहते हैं ना जिसको, गोभी वैसे सफ़ेद एक और भी आती है सफ़ेद गोभी। जो आपने पत्ता गोभी देखी वो दो प्रकार की होती है, एक हरी गोभी भी होती है और एक सफ़ेद गोभी भी होती है। तो सफ़ेद गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए क्या किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसके अलावा अगर फल और सब्जियों को लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए अपन क्या किसका छिड़काव करते हैं भाई? फल और सब्जियों की बात करूं तो लेड का करते हैं, लेड पीवी की बात की जाती है। फल और सब्जियों के लिए भी अगर कोई पूछ ले आपसे, फल व सब्जियों को लंबे समय तक अगर बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट या फिर बात कर लूँ लेड का उपयोग किया जाता है। दोनों ही शामिल काम में लिए जाते हैं। ये कुछ आपके मिलावट से संबंधित कुछ बातें थी आपके साथ साझा की मैंने। अब इसको रोकथाम के लिए या फिर इसको नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। मैं थोड़ी उस एक्ट की भी बात कर लेता हूँ, फिर अपना यूनिट समाप्त होता है। ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, इन चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा, लेकिन रटना नहीं है। कुछ चीज़ें थ्योरिकल बेस और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, इन पे थोड़ा विचार कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपकी चीज़ें। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम
शॉर्ट में कहूँ तो PFA, फुल फॉर्म भी बतानी पड़ेगी। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम की बात कर रहा हूँ। ये कब बना ये अधिनियम, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बना था 1954 में, 1954 यानी 1954 में बना था। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ फूड, प्रिवेंशन या दी प्रिवेंशन ऑफ फूड एब्डोर्मेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एब्डोर्मेशन एक्ट, PFA की फुल फॉर्म। हालांकि हिंदी में यही कहा जाता है खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ फूड एब्डोर्मेशन एक्ट की बात आती है, जो होती है खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम। कब निर्मित हुआ था? 1954 में हुआ था। और ये क्या करता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या मिलावटखोरी जो होती है उसको रोकने का काम इस अधिनियम का होता है। और इसका निर्माण 1954 में किया गया था। फुल फॉर्म आपके साथ साझा कर दी। और ये बात थी आपकी अध्याय संख्या 1 को लेकर। जहाँ तक मुझे ज्ञात है समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है तो अपन फिर इसकी बात कभी कर लेंगे। एक बार मैं फिर प्रीव्यू दे दूं इस यूनिट का, कि अपनी यूनिट का जो नाम था वो था भोजन व मानव स्वास्थ्य। याद भी होगा ये यूनिट बोर्ड के लिहाज से अभी तक देखा जाए तो 4 नंबर की है। भोजन की हमने बात की, बैलेंस और इनबैलेंस फूड होता है, इनबैलेंस से क्या क्या होता है, कुपोषण होता है, और कुपोषण कितने टाइप का होता है ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने किसकी बात की? मानव स्वास्थ्य को लिखी, और मानव स्वास्थ्य में पीने योग्य जल की बातें की थी हमने। उसके बाद दूषित जल के क्या दुरुपयोग थे उनकी बातें की। दूषित जल के कारण कौन कौन से रोग होते थे, उनमें से एक विशेष रोग के बारे में नारू या बाला रोग की बात की थी हमने। उसके बाद हम बात आए थे नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर। उससे पहले हमने मोटापा, रक्तचाप ऐसी कुछ बात की थी। और उसके बाद हम आए नशीले पदार्थ। नशीले में गुटखा पढ़ा हमने, उसके अलावा हमने तंबाकू का सेवन पढ़ा, मदिरा पढ़ा, अफीम पढ़ा, और कुछ दवाओं के दुरुपयोग के बारे में बात करते हुए हम मिलावट या खाद्य मिलावट पर बात करते आए थे। और इसी के साथ अपना यूनिट क्या हुआ था? समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद।